नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नरसंहार करार दिए जाने के बाद बुधवार को कहा कि अदालत ने राज्य की भाजपा सरकार को सही आईना दिखाया है तथा अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली की प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विफलता पर अवमानना कार्रवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी। बेंच ने कहा कि न्यायिक अवमानना से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब देश महामारी का सामना कर रहा है तब अदालत का प्रयास हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समस्या को हल करने का होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस बाजार में आम आदमी के लिए अनुपलब्ध कोविड-19 से संबंधित दवाओं की जमाखोरी और गैर कानूनी तरीके से वितरित करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली जनहित याचिका रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिल्ली मामले में आयोग दाखिल करने के लिए कहा और मामले को 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 2 व्यक्तियों को जमानत दे दी। उन्हें जमानत देते हुए न्यायमूर्ति एम धंदापानी की खंडपीठ ने देखा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन पर एकमात्र आरोप ये है कि उन्होंने केवल मृतक माओवादी नेता की प्रशंसा करते हुए नारा लगाया है और सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आर्थिक रूप से स्थिर अपने सदस्य वकीलों से कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे बार के युवा और जरूरतमंद सदस्यों और उनके परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा, हम निश्चित रूप से इस पेशे में अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, जिन्हें संकट के इस अप्रत्याशित समय में मदद की जरूरत है। एससीबीए के करीब 18,000 वकील हैं और आज तक इसके सदस्यों के लिए कोई संस्थागत सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जरूरतमंद युवा वकीलों की सहायता के लिए विकास सिंह ने 50 लाख रुपए दान में दिए हैं। इस संबंध में लिखे गए एक पत्र में एसोसिएशन ने जोर दिया कि सदस्यों की एक महत्वपूर्ण संख्या इस संकट समय के माध्यम से परिमार्जन करने के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है और भूखमरी का सामना कर रहे हैं और अपनी दैनिक जरूरतों खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की उस अपील पर सुनवाई करते हुए अगस्त से पहले कभी भी मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में उसके द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ उनके द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी करने की चुनौती दी थी। अदालत ने इस याचिका को 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीटी और उसके आसपास के क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक स्थापित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अगले 3 दिनों में कदम उठाए जाने चाहिए। एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने कोर्ट को आपूर्तिकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा से अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान बुनियादी ढांचा उन्हें प्रतिदिन 480 से 520 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की अनुमति देता है, इससे ज्यादा नहीं। केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क न पहनने पर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किए मौखिक दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों से निपटने पर सहानुभूति की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन, जो उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच का हिस्सा थे, मौखिक रूप से देखा कि इस दौरान हालात को संभालने के लिए महान भूमिका निभाने वाली पुलिस को सहानुभूति के साथ काम करना है। कोविड-19 के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधि को स्थगित करने की याचिका का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया। गौरतलब है कि अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी द्वारा याचिका कल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष
दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पीठ ने इस याचिका में नोटिस जारी करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई और मामले को आगे सुनवाई के लिए 17 मई को सूचीबद्ध किया। याचिका का केंद्र सरकार द्वारा विरोध किया गया था। ASG चेतन शर्मा केंद्र की ओर से पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा उपस्थित हुए। केरल हाईकोर्ट को राज्य पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया कि केरल राज्य में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर राज्य में लगाए गए गतिविधियों पर प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को कार्यालयों और अदालतों में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जूरिस्ट एंड एडवोकेट्स द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में राज्य पुलिस प्रमुख ने यह सबमिशन किया। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि केरल में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के बीच अधिवक्ताओं और उनके क्लर्क आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण आदेश में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया कि नागरिकों के घरों पर छापा मारने वाले गौ रक्षक दलों के अधिकार पर अदालत को संबोधित करे। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां कानून को अपने हाथों में लेना होगा और ये अवैध है। ये कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है। कोर्ट के समक्ष मामला प्राथमिकी में ये आरोप लगाया गया है कि अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय गौरक्षा दल ने एक मुबी अलियास मुबिन अग्रिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा और कथित तौर पर एक बैल, एक गाय और एक बछड़े को वहां पाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है कि जो व्यक्ति कोविड-19 संकट के दौरान सोशल मीडिया में मदद की सार्वजनिक अपील कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार या कठोर कार्रवाई के माध्यम से ये कहकर निशाना नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसे संदेश गलत हैं या राष्ट्रीय छवि को धूमिल करते हैं। न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में लिए स्वतः संज्ञान मामले में आदेश दिया। हम ये कहने में संकोच नहीं करते कि इस तरह टारगेट करने तो माफ नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे तुरंत अभियोजन के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरे को रोकें और उन नागरिकों को गिरफ्तार ना करें जो शिकायत करते हैं या जो चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में साथी की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बीच अब तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भीषण और लंबी होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया गया था। विजय राघवन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वायरस के अधिक मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है और तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब आएगी और किस स्तर की होगी। हमें नई लहरों के लिए तैयारी करनी चाहिए। वैज्ञानिक सलाहकार ने यह भी कहा कि वायरस को स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की तरह ही फैल रहे हैं, इनमें नई तरह के संक्रमण का गुण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। देश और दुनिया में नए वेरिएंट्स आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक लहर के खत्म होने के बाद सावधानी में कमी आने से वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना के केसों में कमी के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन 12 राज्यों में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि देश के 10 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25% से ज्यादा है और इनमें अभी और अधिक काम करने की जरूरत है। ममता ने आज तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही है। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई है। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি
আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं आशा करता हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में संविधान और कानून व्यवस्था के अनुसार शासन करेगी। उम्मीद है कि ममता संविधान का मान रखते हुए ही काम करेंगी। बंगाल और देश इस वक्त जिस स्थिति में है और लोग परेशान हैं, इन हालात में हमारी प्राथमिकता इस निरर्थक हिंसा को बंद करना है। ये समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल रही है। चुनावों के बाद हिंसा अगर बदला लेने के लिए है तो ये संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। For a third term, I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. I would also expect from the new government a new commitment, a new approach of cooperative federalism. It's a country where we survive only by adherence to constitutional prescriptions. I have every hope the Chief Minister, my younger sister, would rise to the occasion. It is not usual for a person to get a third term in a row, and I am sure भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा की जांच द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करवाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा, हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच करवाने के अलावा आवेदन में ये भी मांग की गई है कि राज्य को निर्देश दिया जाए कि वो तत्कालीन आवेदन में उल्लिखित अपराधों के अपराधियों के खिलाफ पंजीकृत एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी और इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दायर करें। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।